हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 किया था, टू बी स्पेसिफिक एंड टू बी प्रिसाइज। ये क्वेश्चन था हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, राजेश एक ब्रिटिश नेशनल था, हाउस प्रॉपर्टी थी इसकी फॉरेन में, है ना। तो सारे नंबर फॉरेन में लिए थे हम लोगों ने और उनको कंपेयर करके पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला, नेट एनुअल वैल्यू निकाला इन फॉरेन करेंसी एंड फिर देन उसे एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज में हम लोगों ने नंबर्स निकाले। ये होने के बाद आज हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट यानी ये ऐसा रेंट है जो आप रियलाइज नहीं कर पाए, यानी ड्यू हो गया था, रेंट ड्यू हो चुका था, आपने ड्यू कर दिया बट आप उसको रिकवर नहीं कर पाए। रिकवर नहीं कर पाए मतलब इन अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हो कि वो आप लोगों के लिए क्या हो गया, बैड डेट हो गया, डूब गया पैसा। ठीक है ना, बैड हो गया, तो उसे हम कहेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। तो ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है जो हम रिकवर नहीं कर पाए, इसका हमें ट्रीटमेंट सीखना है अभी। ठीक है, तो क्या कहा है, द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज्ड। मतलब आपका जो एक्चुअल रेंट का हम लोग नंबर ले रहे हैं टू कंपेयर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगर आपको याद है तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ना एक्चुअल रेंट, यार वी आर टेकिंग एक्चुअल रेंट। तो ये एक्चुअल रेंट में हम लोग कह रहे हैं कि सर अनरियलाइज रेंट मत लो, मीन्स एक्चुअल रेंट जो रहेगा, मान लेते हैं एक्चुअल रेंट जो किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो है 25,000 रुपीज है एक्चुअल रेंट, लेकिन इस 25,000 में से 5,000 रुपए अनरियलाइज रेंट है। तो आपका ये जो एक्चुअल रेंट आपको कंसिडर करना है, दिस रेंट ग्रॉस माइनस अनरियलाइज रेंट 5,000, तो यहाँ पे आपको नंबर लेना है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो क्या कहा हमने, that actual rent received or receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized। लेकिन ये लेस करने के लिए रूल 4 में कुछ कंडीशंस दी गई है। मींस रूल 4 की ये जो 4 कंडीशंस दी है आपको 1 2 3 4 ए बी सी डी, अगर ये 4 कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आपके एक्चुअल रेंट में अनरियलाइज रेंट आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल रेंट में अनरियलाइज रेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है इफ यू सेटिस्फाई ऑल दिस 4 कंडीशन। तो पहली कंडीशन आप लोगों को कही गई है दैट टेनेंसी इज बोनाफाइड। टेनेंसी क्या है, बोनाफाइड है, नॉर्मल टेनेंसी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लीगली वैलिड टेनेंसी है, बोनाफाइड है। दूसरा है, जिस टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, he has vacated your house property or you have taken appropriate steps to compel him to vacate the house property। मतलब आपने उसको लीगल नोटिस भेज दिया, आप अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हो, उसको जाके कम्युनिकेट कर दिया कि भाई तू मेरा अगर खाली कर, यू आर नॉट पेइंग रेंट, तो आप खाली कर दो। तो पहली कंडीशन हमने कही टेनेंसी इज बोनाफाइड। दूसरी कंडीशन हमने कही कि दैट डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड योर हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा सी में हमने कहा डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। जो टेनेंट ने आपका रेंट पे नहीं किया, बैड डेप्ट हो चुका है, अनरियलाइज हो चुका है, वो किस आपकी कोई और प्रॉपर्टी को रेंट पर लेके नहीं होना चाहिए। और फोर्थ डी में कहा द असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी। यानी जो रेंट अनपेड है उसको रिकवर करने के लिए आपने जो भी लीगल स्टेप्स ले सकते हो, आप जो भी नेसेसरी लीगल स्टेप्स लेने चाहिए थे वो आपने ले लिए, या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को ये प्रूव कर दो कि लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी यूजलेस, कुछ फायदे में होने वाली नहीं है। यानी जो ये या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पर्सन है, आप उसको प्रूव कर दो कि सर लीगल प्रोसीडिंग करके कुछ फायदा है नहीं, अनरियलाइज रेंट या जो रेंट मुझे मिला नहीं है वो रिकवर होने वाला वैसे भी नहीं है। अगर ये चारों कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो अनरियलाइज रेंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट। मैं आपको बता दूं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्लस कई बार थियरी में क्वेश्चन आया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रूल 4, यानी रूल 4 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी पड़ी है। फिर व्हाट आर कंडीशंस व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम एक्चुअल रेंट या नॉट इंक्लूडेड इन एक्चुअल रेंट, ऐसे क्वेश्चन है तो आपको रूल 4 के चारों कंडीशन वह ए बी सी डी ये चारों लिखना जरूरी है। तो थियरी के लिए भी ये पार्ट जरूरी है, प्रैक्टिकल के लिए भी ये पार्ट जरूरी है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर कोई रेंट आप रिकवर नहीं कर पाए, अगर कोई रेंट आपका अनरियलाइज रेंट हो जाता है, देन दैट अनरियलाइज रेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दो। लेकिन ये करने के लिए रूल 4 की कुछ कंडीशंस है, रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसमें पहली हमने कही टेनेंसी इज बोनाफाइड, जो भी टेनेंसी है वो बोनाफाइड है। दूसरी हम लोगों ने कही कि
डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी, या फिर स्टेप ले लिया अपने प्रॉपर्टी वैकेंट करने के लिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास में आपकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं है रेंट पर, और लीगल प्रोसीडिंग्स इफ नेसेसरी आप लोगों ने ले लिया है, या फिर आप असेसिंग ऑफिसर को अप्रूव कर दो कि लीगल प्रोसीडिंग्स लेकर कुछ फायदा नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा अनरियलाइज्ड रेंट। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी में और भी कुछ ऐसे नए नए कंसेप्ट आते रहेंगे, जो सही सही समय पर मैं कुछ कुछ कंसेप्ट लेते चलूंगा और उसके बैक टू बैक उसके क्वेश्चंस भी करूंगा। जैसे अभी एक मेजर एक कंसेप्ट बाकी रहा है थियरी में आपको बताने का, कि सर वो जो सेक्शन 24 में जो डिडक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद है तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने कुछ डिडक्शंस पढ़े थे, है ना, जिसके ऊपर अभी तक के अपन ने एप्लीकेशन नहीं किया। जो सेक्शन 24 के डिडक्शंस है, ये क्या है हमने अभी तक के देखे नहीं है। इसकी प्रोविजंस आप लोगों को दी गई है, अगर आप लोग तो देखते हो तो ये देखिए, ये यहाँ पर दिया है कि डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, सेक्शन 24 में क्या है दिया है। तो ये दो मेजरली पढ़ना हमारा बाकी है, ये दो 30% क्या है और इंटरेस्ट क्या है। साथ में म्यूनसिपल टैक्सेस के लिए भी कुछ प्रोविजंस है, वो भी हमारा पढ़ना बाकी है। तो जैसे जैसे वीडियोस आएगी या जैसे जैसे हमारे सेशंस बढ़ेंगे, मैं उस सेशंस में आपको डिटेल्स बताते चलूँगा। जो भी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोटबुक में लिखते चलिए। आपको एग्जाम में ये रिप्रोड्यूस करना है, थियरी फॉर्मेट में भी, ऑब्जेक्टिव्स में भी और प्रैक्टिकल्स में भी। तो आप अपनी नोटिंग अपने रिकॉर्डिंग करते चलिए अपने लेवल पर। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।